हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, जब से फर्स्ट फेज़ के एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के सामने आया है, आप लोगों को पता चला है कि 17 अगस्त से ही आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कट ऑफ को लेकर या फिर एक सेफ स्कोर को लेकर चिंतित नज़र आ रहे हैं। वो सभी लोग, चाहे आप किसी भी वीडियो में जाके देखेंगे, तो यही पूछते हुए नज़र आते हैं कि हमारे ज़ोन की क्या कट ऑफ जाएगी या क्या एक सेफ स्कोर रहेगा जहाँ पर हमारा सिलेक्शन हो सकता है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो आप लोगों को यहाँ तक बता रहे हैं कि 45 प्लस अगर आप लोग स्कोर करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई 35 तक बता रहा है। तो अलग अलग सभी की जो है वो चीज़ें चल रही है। कोई कितने बता रहा है अपने हिसाब से, कोई कितने बता रहा है। उन सभी चीज़ों के बारे में अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि नॉर्मलाइजेशन जो आप लोगों का इस वैकेंसी के अंदर होने वाला है, किस हद तक नॉर्मलाइजेशन इस वैकेंसी को प्रभावित करने वाला है। क्योंकि किसी भी एक जोन का एक शिफ्ट के अंदर एग्जाम होना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। दो से मिनिमम 3 से 4 शिफ्ट तो आप लोगों की हर एक बोर्ड के लिए लगने वाली ही है। इसके अंदर आप लोग देखोगे 9 दिन एग्जाम चलने वाला है। 9 दिनों के फर्स्ट फेज की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें 3 आरआरसी को इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। अगर 3 आरआरसी 9 दिनों के अंदर, ये मान के चले कि 1 या 2 दिन की तो छुट्टी भी रहने वाली है, तो 6 से 7 दिन अगर आप लोगों का चलेगा तो 3 आरआरसी, जिसके अंदर काफ़ी सारे एग्जाम फॉर्म लगे हुए हैं, 25 लाख तक का आंकड़ा नज़र आता है। तो यहाँ तक कि अगर बच्चों का लेना है एग्ज़ाम, तो 1 या 2 शिफ्ट में किसी एक आरआरसी को निपटाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो तय है कि आप लोगों का एक आरआरसी का 3 से 4 शिफ्ट के अंदर एग्जाम होने वाला है। तो उस हिसाब से क्या नॉर्मलाइजेशन इस भर्ती को भी प्रभावित करेगा और पिछली भर्तियों की तरह क्या 15 से लेकर 20-25 नंबरों तक भी बढ़ाए जा सकते हैं इस वैकेंसी में, उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या हर बार की तरह मेहनत करने वाले स्टूडेंट इस बार भी पीछे छूट जाएंगे? तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। अगर आप लोगों के पास समय हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो इस बार की वैकेंसी में देखने को मिल रही है कि आप लोगों के लिए पोस्ट काफ़ी मात्रा में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ में आप लोगों ने कई अन्य वीडियोज़ के अंदर एनालिसिस में देख लिया होगा कि इसके अंदर जो अटेंडेंस का रेशियो रहने वाला है वो 50% के अराउंड ही अटेंडेंस का रेशियो रहने वाला है। क्योंकि हाल फिलहाल में जो एनटीपीसी की एग्जाम हुई है उसका एग्जाम्पल आप लोग इसके अंदर देख सकते हो और उसी के हिसाब की अटेंडेंस इसके अंदर देखने को मिलेगी। 50% से मैं कम ही मान के चल रहा हूँ कि 50% के अराउंड आप लोगों की अटेंडेंस देखने को मिलेगी, जिसके कारण कि थोड़ा सा आप लोगों की कट ऑफ इस बार प्रभावित हो सकती है। लेकिन इस चीज़ की कमी को पूर्ति करेगी क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट। क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आप लोग पिछले कोई भी वैकेंसी को उठाकर देखोगे तो उसके अंदर आप लोगों को कट ऑफ कहीं से भी कम नजर नहीं आएगी। बच्चों को जो कंटेंट है वो घर पे बैठे प्रोवाइड करवा दिया जा रहा है अलग अलग यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से, या कई ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं। तो बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह रही है। तो आप लोग सिर्फ अटेंडेंस के माध्यम से ये अनुमान नहीं लगा सकते हो कि आप लोगों की कट ऑफ जो है वो पिछले साल से कम जा सकती है। हाँ, हालांकि एक रेशियो बन जाता है स्टूडेंट का कि एक जगह पे अगर मान लीजिएगा 70 से 80 स्टूडेंट बैठने वाले थे, वहाँ अगर 50 ही बैठते हैं तो निश्चित तौर पर इससे प्रभाव तो पड़ेगा। लेकिन अगर कोई आप लोगों को कह रहा है कि 20 से 25 नंबर तक कट ऑफ कम जा सकता है तो वो आप लोगों को चीज़ नहीं देखनी है। दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इसके अंदर वो ये है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर काफ़ी सारी बातें चल रही है कि आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन इस वैकेंसी के अंदर नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। आप लोग मेरी ये बात मान के चलिएगा कि नॉर्मलाइजेशन किसी भी सूरत में इस वैकेंसी में नहीं होगा, चाहे आप लोगों की 3 शिफ्ट में एग्जाम हो या 4 शिफ्ट में एग्जाम हो। कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो आप लोगों को ये बता रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन तो होगा लेकिन उतने बड़े स्केल पर नहीं होगा कि आप ये मान के चलिए कि आप लोगों के 3 से 4 नंबर बढ़ सकते हैं। तो देखिए, अभी तक की जो कोई भी ऑफिशियल नोटिस इसके रिगार्डिंग नहीं आया है। ऑफिशियल नोटिस एक ही चीज़ का आया हुआ है, वो ये है कि आप लोगों का परसेंटाइल बेसिस जो है वो आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसी के आधार पर आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो जब परसेंटाइल बेसिस रिजल्ट निकाला जाता है तब आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, बल्कि जब आप लोगों की मान लीजिएगा कि 100 पोस्ट है आप लोगों की है, उसके लिए 1000 बच्चों ने एग्जाम दिया है। अगर आप लोग उस पोस्ट के अंदर 101वें नंबर पर है ना, तो आपका सिलेक्शन उसके अंदर नहीं होगा। अगर नंबरों के आधार की बात करें, आपसे जितने नीचे वाले हैं चाहे वो किसी भी शिफ्ट के अंदर बैठे हो, उन सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, आपका नंबर उसके अंदर नहीं आने वाला है। तो परसेंटाइल बेसिस पे यही होगा कि आपसे नीचे कितने बच्चे हैं, और अगर आपसे नीचे उतने बच्चे हैं जितने उस आरआरसी को चाहिए तो फिर आपका नंबर किसी भी सूरत के अंदर उसमें नहीं आने वाला है। परसेंटाइल बेसिस यही होता है। जो टॉप के बच्चे होते हैं, जो मेहनत करने वाले होते हैं, जिन्होंने वास्तव में मेहनत करके अपने नंबर लाए हैं वो एग्जाम में, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके अलावा किसी का भी सिलेक्शन इसके अंदर नहीं होता है। जो पिछली बार अपन ने देखा था कि 25 से लेकर 30 नंबर तक लोगों के नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए थे, और जिनके 45 या 46-47 नंबर आते हैं उनके बढ़ के 78-79 तक पहुंच चुके थे। तो इस बार वैसी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल भी 1% भी देखने को नहीं मिलेगी। किसी के भी इतने नंबर नहीं बढ़ेंगे, बल्कि नंबर किसी के बढ़ेंगे नहीं। जो टॉप के बच्चे होंगे, चाहे वो टॉप का बच्चा 45 नंबर वाला ही हो, उसी के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रखता है कि आपकी शिफ्ट के अंदर या फिर आपकी जो आरआरसी है, आपने जो बोर्ड भरा है, उसके अंदर क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट किस प्रकार के हैं और किस प्रकार का आप लोगों का पेपर आता है। अगर आप लोगों को आज कोई कट ऑफ के बारे में किसी प्रकार की भी कोई जानकारी दे रहा है तो आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोगों को सिर्फ मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि जब परसेंटाइल बेसिस पे रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है तब आप लोगों की पेपर की क्वालिटी के साथ साथ में आप लोगों के जो स्टूडेंट की क्वालिटी थी, जो बैठे थे लोग पेपर देने के लिए, वो उनकी किस प्रकार की क्वालिटी थी उसको बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और उनके नंबरों को देखते हुए आप लोगों का रिजल्ट तैयार किया जाता है। तो ये मान के चलिए कि नॉर्मलाइजेशन आप लोगों की इस वैकेंसी को प्रभावित नहीं करेगा। नॉर्मलाइजेशन के आधार पर नंबर बेइंतहा किसी के भी नहीं बढ़ने वाले हैं, तो उस चीज़ को लेकर आप चिंता करना छोड़ दीजिए। फेज 1, फेज 2 और जो आगे चलने वाले फेज है, जितने भी फेज के अंदर ये एग्जाम होने वाला है ग्रुप डी का, उसके अंदर किसको कितना फायदा मिलने वाला है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट फेज के अंदर जिनका एग्जाम है और उनको 10
टेंशन हो रही है कि हमें तो पेपर का पैटर्न ही नहीं पता होगा। जो आगे वाले फेज के अंदर जिनके भी लोगों के पेपर होंगे उनको पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा कि कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे आप साइंस ले लीजिए, करंट अफेयर्स ले लीजिए या कोई सा भी सब्जेक्ट ले लीजिए। हालांकि जो मेन फायदा एक होता हुआ नजर आ रहा है वो ये है कि करंट अफेयर की एक रेंज पता चल जाएगी कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ आप लोग देखोगे तो साइंस से पता चल जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि जो 2018 वाली वैकेंसी थी आप लोग उसका भी देख सकते हो। जो पहले के फेज जितने आसान होते हैं, जैसे जैसे आप लोगों की फेज की संख्या बढ़ती जाती है, आप लोगों का जो प्रश्न का कठिनता का लेवल है वो भी बढ़ता ही जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, वो डिक्रीज नहीं होएगा। तो किसी को भी कोई ऐसे पर्टिकुलर फायदा नहीं मिलने वाला है। थोड़ा सा एक फायदा अपन ये मान के चल सकते हैं कि करंट अफेयर वाला हो सकता है जिससे 2 या 3 नंबर की लीड आगे आने वाले जो फेज के बच्चे हैं वो उठा सकते हैं अगर वो अपनी पढ़ाई को लेकर सतर्क है। तो फेज 1 वालों को मैं अभी यही चीज़ का कहना चाहूँगा कि आप लोग कट ऑफ की वीडियो देखना या सेफ स्कोर की वीडियो देखना बंद कर दीजिए। जितना आप लोग अपने कंटेंट को रिवाइज कर सकते हैं उस पर अपना फोकस करेंगे तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। क्योंकि आप लोगों के जो क्वेश्चन पेपर का लेवल होगा आप खुद देखेंगे कि आगे जितने भी फेज होने वाले हैं उसमें से सबसे आसान आप लोगों का ये फेज रखा जाएगा। क्योंकि जो एग्जाम लेने वाले हैं उनको भी पता है कि जो पहले स्टूडेंट बैठेंगे उनको पेपर का लेवल नहीं पता है या फिर जिस प्रकार के क्वेश्चन का जो पूछे जाएंगे उनका कोई लेवल नहीं पता है, तो उसी हिसाब से पेपर को सेट किया जाता है और आगे जैसे जैसे शिफ्टें बढ़ती जाती है आप लोगों की तो उसकी कठिनता को भी बढ़ा दिया जाता है। तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना समय आप लोगों के पास बचा हुआ है उसको मैक्सिमम अपना समय को दीजिए कि आप जितना भी है रिवीजन कर सके अपने जो सिलेबस आप लोगों का बचा हुआ है। एक और जो चीज़ चल रही है अभी काफ़ी ज़्यादा चल रही है यूट्यूब पर, आप लोग हर एक दूसरी वीडियो में इस चीज़ को देख सकते हैं कि सेफ जोन और डेंजर जोन आप लोगों को 2 अलग अलग कैटेगरियों में कई जोन को बांट कर दिखा दिया गया है कि आप लोगों का ये सेफ जोन है या ये डेंजर जोन माफ कीजिएगा ये डेंजर जोन है। तो उसके आधार पर आप लोग एक तरीके से जो है भ्रमित हो रहे हैं। आप लोगों को अगर WR या वेस्टर्न रेलवे मुंबई की अगर मैं बात करूं तो मुंबई को आप लोगों के सेफ जोन के अंदर दिखाया जा रहा है, कोई कोलकाता को सेफ जोन के अंदर दिखा रहे हैं बहुत अच्छे से क्योंकि वहाँ पर सीट कंपटीशन। हुबली की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर सीट कंपटीशन बहुत ही कम है, तो उसके आधार पर उन लोगों को सेफ जोन के अंदर रखा गया है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताते हुए बताया था कि नॉर्मलाइजेशन इस बार नहीं होने वाला है, परसेंटाइल बेसिस पर अगर आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो अगर आप लोगों के मुंबई जोन के अंदर जैसा कि कितनी सीटें हैं, अगर उतने भी क्वालिटी स्टूडेंट निकल गए और उन लोगों ने आप लोगों को ये मान के चलिए कि उन्होंने 75 से प्लस स्कोर कर दिया और आप लोगों का 75 ही परसेंटाइल मानकर आप लोगों की जो परसेंटाइल है वो 99 के अराउंड आप लोगों का रिजल्ट चला गया, तो जिन्होंने भी 60 जो सोचकर चल रहे हैं अभी 60 मार्क्स के आसपास इनका रिजल्ट हो जाएगा, उनका क्या होगा। ये तब नॉर्मलाइजेशन होता था, तब ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती थी जहां आप लोगों के 20 से 30 नंबर बढ़ जाते थे। लेकिन परसेंटाइल बेसिस पर अगर आप लोगों की जितनी भी पोस्टें हैं उसके अनुसार ये कैंडिडेट 75 प्लस वाले मिल जाते हैं तो कोई भी सेफ जोन या डेंजर जोन ये आप लोगों की कैटेगरी नहीं बनती है। यहाँ पर ये सबसे बड़ी चीज़ रहती है कि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट आप लोगों की RRC के अंदर कितने हैं और कितनी वहाँ पर आप लोगों के लिए पोस्ट अवेलेबल है। तो कोई भी अगर आप लोगों ने हुबली हो या मुंबई जोन हो या कोलकाता हो या फिर कहीं से भी आप लोगों को अगर लग रहा है कि मेरा जोन सेफ जोन के अंदर है, मैं तो अगर 45 या 50 के राउंड भी लेकर आऊंगा, चाहे मैं आरक्षित कैटेगरी से हूं, तो भी मेरा आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ इस वहम में ना रहिए। अगर आप लोगों को ग्रुप डी की एक पोस्ट चाहिए इस बार तो आप लोग मैक्सिमम ये टारगेट लेके चलिए कि मेरे को 70 प्लस स्कोर तो करना है, चाहे मैं किसी भी डेंजर से डेंजर जोन में हूँ या मैं सेफ से सेफ जोन के अंदर हूँ। इतना अगर आप लोग स्कोर कर लेते हो तो आप लोग ये जो है अपना इस बार ग्रुप डी की पोस्ट लेके चले जाओगे। ये सेफ स्कोर है जिससे आप लोगों को जॉब मिलने की पूरी संभावना है मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ, क्योंकि 70 प्लस स्कोर करना की एक बहुत बड़ी बात होती है। किसी भी वैकेंसी में देखोगे, चाहे अभी आप एनटीपीसी के मेंस का रिजल्ट उठा के देख लीजिए, प्री का रिजल्ट तो बहुत ही डाउन गया था, लेकिन आप मेंस का रिजल्ट उठा के देख सकते हैं जहां पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्टूडेंट बैठे थे। मैक्सिमम वो स्टूडेंट बैठे थे जो कहीं ना कहीं जॉब के अंदर पहले से ही है, उसके अलावा अब वो अपने जो एग्जाम जॉब के लेवल को जो सुधारने की प्रयास कर रहे थे, उन्होंने एनटीपीसी का एग्जाम दिया था और वो अब 70 प्लस, जहां पर काफी कम जोन ऐसे होंगे जहां पर 70 प्लस उनकी मेंस की कट ऑफ गई होगी। तो आप लोग इतना अगर स्कोर कर लेते हो ग्रुप डी के अंदर तो आप लोगों के सिलेक्शन को रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है। अगर आप लोग इन चीजों को अगर अपने दिमाग में रख के अपनी तैयारी करते हो, एक टारगेट स्कोर की बात करूं तो मैंने पहले बता दिया 70 प्लस अगर अपना टारगेट लेके चलते हो तो आप लोगों के सिलेक्शन को रोकने वाला कोई भी नहीं है। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हमेशा आप लोगों के कमेंट के जवाब देने के लिए तत्पर रहेंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।